आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ सेम का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के कैरेक्टरिस्टिक, जिसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर होता है, किस प्रकार के उनके लक्षण होते हैं और किस आधार पर उनको विभेदित कर रखा है। पूर्ववर्ती क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जीवों को उनकी कोशिकीय संगठन स्तर के आधार पर दो वर्गों में विभेदित किया गया है, जिसमें उनकी कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाली संरचना और उनके अंदर जो पाया जाता है कोशिकांग, उस आधार पर जीवों का विभेदन मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाओं में किया गया, जिनको प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लासेज में पंचजगत अवधारणा के अंतर्गत आपने पढ़ा कि जीवों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत जो सूक्ष्म जीव होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, सरल होते हैं और एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूनिसेलुलर, उनको प्रोकैरियोट के अंतर्गत रखा गया, जो कि क्लास मोनेरा के अंतर्गत आती है। और अन्य सभी जीव जिसके अंदर प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी और सारे कवक वगैरह यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत रखे गए हैं। इनके विभेदन का आधार है इनकी सेल्स का आर्किटेक्चर। जैसा कि आप सबको पता है कि हर एक जीवों के अंतर्गत उनकी जो बेसिक यूनिट होती है, एक इकाई जो होती है, वो सेल से मिलकर बनी होती है। सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं और ये आपको दर्शा रखा है यहाँ पर कि द बेसिक प्रिंसिपल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल कंसिस्ट ऑफ एक्विनस कंपार्टमेंट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन एंड डिराइव्ड बाय द सेल डिवीजन फ्रॉम अदर सेल। प्रत्येक कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से कोशिका विभाजन द्वारा बनती है और उसके अंतर्गत एक जलीय कंपार्टमेंट पाया जाता है, और जिस बाउंड्री के द्वारा वो कंपार्टमेंट अलग होता है उसको मेम्ब्रेन या झिल्ली कहते हैं। ठीक है, और इनको बांटने का आधार है, जीवों को मुख्य रूप से दो क्लासों में बांटा गया, जिनको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर्किटेक्चर ऑफ सेल। कोशिका की संरचना के आधार पर मुख्य रूप से जीवों को दो भागों में बांटा गया। ठीक है जी, तो अपन पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के अंदर मुख्य रूप से अंतर क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चूंकि ये छोटे आकार के जीव होते हैं और एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिनके अंदर बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया आते हैं, तो आप ये चीज देख पा रहे होंगे कि बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया के अंतर्गत जो संरचना है वो मुख्य रूप से छोटे और एक कोशिकीय जीव है। अब उसके अंदर जिस प्रकार कोशिका की संरचना है, जैसे उनका आकार है वो सूक्ष्म होता है, 0.2 मिली माइक्रोन से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक का डायमीटर पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंतर्गत 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक के पाए जाते हैं। जैसा कि आप सबको जानकारी है, यूकैरियोट के अंदर एक कोशीय और बहुकोशीय दोनों प्रकार के जीव उपस्थित हो सकते हैं, डिपेंड ऑन करता है देयर जनरेशन ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, जिसको मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। भाई हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, अगुणित, द्विगुणित अवस्था के अंतर्गत जब पीढ़ी एकांतरण होता है उसके अंतर्गत जीवों के अंदर अगुणित कोशिकाएं भी पाई जाती है, जिनको अपन गैमेट्स या युग्मक कहते हैं। वो हम आगे की कक्षाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद में इनमें देखा गया कि प्रोकैरियोटिक के अंदर के जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल है, वो प्रोकैरियोट में उपस्थित होती है, परंतु वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। और इसी प्रकार से यूकैरियोटिक के अंदर जैसे पादप आते हैं, तो पादपों के अंदर सेलुलोज की, कवक के अंदर काइटिन की और एनिमल्स के अंदर यह अनुपस्थित होती है। इसी प्रकार से आपको पता हो तो माइकोप्लाज्मा जो है प्रोकैरियोट का एक थोड़ा सा अपवाद है, जिसके अंदर सेल वॉल उपस्थित नहीं होती या कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। उसके पश्चात देखा जाए तो इनके अंदर न्यूक्लियस उपस्थित होता है, प्रोकैरियोट के अंदर अनुपस्थित होता है तथा यूकैरियोट्स के अंदर उपस्थित होता है। इनके अंदर जो होता है वो डीएनए सर्कुलर फॉर्म में होता है प्रोकैरियोट कोशिकाओं के अंतर्गत, जबकि यूकैरियोट के अंदर डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स डीएनए होता है। ये इनका मुख्य होता है। इनमें क्रोमेटिन के रूप में बीच में केंद्र के ऊपर झिल्ली पाई जाती है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो राइबोसोम है वो आकार में छोटे होते हैं, वो स्फेरिकल शेप में होते हैं या सर्पिल आकार में होते हैं। जैसे आपको पता हो तो राइबोसोम 70S और 80S दो प्रकार के होते हैं, तो 17S राइबोसोम इनके अंतर्गत पाए जाते हैं प्रोकैरियोट के अंतर्गत, जबकि यूकैरियोट के अंतर्गत आकार में थोड़े बड़े होते हैं, जो और वो रेखीय रूप में होते हैं, जो उनका शेप होता है वो लीनियर होता है। इसके अंदर जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं यूकैरियोट में, उसमें 70S प्रकार के राइबोसोम तथा जो साइटोसोल में उपस्थित होते हैं उसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। दूसरा, इनके जो डीएनए का अरेंजमेंट है जिसमें क्रोमोसोम वगैरह होंगे, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रीय सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर लीनियर डीएनए पाया जाता है, तथा साथ ही साथ इनमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है डीएनए के ऊपर एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। इसका अर्थ हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है। यह मुख्य रूप से इनका अंतर इनके डीएनए के अंदर होता है। जैसे न्यूक्लियस के अंदर बताया आपने झिल्ली नहीं होती है, इसके अंदर उपस्थित होता है, क्योंकि इनमें झिल्ली के अलावा सीधा ही खुला ही क्रोमोसोम और डीएनए उपस्थित होता है, जिनको अपन सर्कुलर डीएनए कहते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह में, प्लाज्मिड वगैरह में पाया जाता है, वो इसका उदाहरण है। दूसरा, अगर अपन आंखें देखें तो इनके अंदर सेल ऑर्गेनल अनुपस्थित होते हैं,
जिनको जैसे कि आपको बता रखा है, यहाँ लिख रखा है लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, झिल्ली युक्त कोशिकांग इनमें उपस्थित होते हैं, जबकि उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकांग। चूंकि ये जटिल कोशिकाएं आकार में बड़ी है, बड़े जीवों में पाई जाती है, पादपों के अंदर, कवक के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर और जंतुओं के अंदर पाई जाती है। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है और अन्य सभी कोशिकांग जो है इनके अंदर उपस्थित होते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक जीव है, जो सरल जीव है, आकार में छोटे, एक ही कोशिका है, वही सारे कार्य करती है, तो उसके अंदर इन चीजों का अभाव होता है। उसके बाद इनके अंदर गमन पाया जाता है। इनके अंदर गमन जो होता है सिंपल होता है, फ्लैजिला के थ्रू होता है। उनके अंदर गमन जटिल होता है, सीलिया के थ्रू होता है। गमन के अंदर अन्य प्रकार भी होता है, जैसे इंसानों के अंदर गमन के लिए या भोजन के लिए अलग से उनके अंदर गमनांग विकसित हुए, लोकोमोशन के लिए उनके अंदर जो गमनांग विकसित हुए, जैसे पैर वगैरह, इंसानों के 2 द्विपाद होते हैं, गाय भैंसों के 4 होते हैं। तो इसी प्रकार से उनके अंदर भोजन की आवश्यकता के अनुरूप उनके अंदर उद विकास के द्वारा, अनुकूलन के द्वारा उनके अंदर ये परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के द्वारा उनके अंदर काफी चीजें देखी गई। तो ये कोशिकांगों का और इनका जो मुख्य निर्भर अंतर है, अपन ने पढ़ा कि इनको मुख्य रूप से अपन ने सेल बायोलॉजी के अंदर मुख्य रूप से अपन सबसे पहले कोशिका की संरचना देखेंगे कि कोशिकाओं को किस आधार पर विभेदित किया गया, उनके आर्किटेक्चर के आधार पर उनकी संरचना में क्या निर्भरता है और एक कोशिका बहुकोशिकीय के जीवों में अंतर क्या है। ठीक है, और आगे अपन इनमें पादप के अंदर, काइटिन के अंदर, बॉटनी के अंदर आप पढ़ोगे फंजाई के अंदर किस प्रकार से उनकी सेल काइटिन की बनी होती है, कैसे उतरता है। बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होता है। प्लाज्मिड के अंदर आगे वाली कक्षाओं में अंदर बायोटेक का अपन चैप्टर आएगा, तो उसके अंदर अपन देखेंगे कि मुख्य रूप से इनमें किस प्रकार का अंतर है और किस प्रकार से ये दूसरे जीवों से कॉम्प्लेक्स है, तथा इनमें और क्या क्या चीजें होती है। तो इनके अंदर ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, और इनके डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। इनके अंदर क्रोमोसोम कम मात्रा में पाए जाते हैं तथा समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। इनके अंदर जो आनुवंशिक पुनर्संयोजन है वो लगभग सीधे रूप में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, जो जबकि सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत के अनुसार यूकैरियोटिक जीवों में दोनों प्रकार से हो सकता है। इसके अलावा इनके अंदर राइबोसोम 70S हो गए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल अनुपस्थित होते हैं, तथा सेल वॉल का अपन ने पढ़ दिया। बैक्टीरिया का यू बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी सेल वॉल पाई जाती है, जबकि इसके अंदर माइक्रोप्लाज्मा अपवाद है जिसके अंदर अनुपस्थित होती है। और यूकैरियोटिक के अंदर आपको पता है तो ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डीएनए कॉम्प्लेक्स होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या यूकैरियोटिक जीवों के अंतर्गत अधिक होती है, तथा उनमें चूंकि लैंगिक जनक पाया जाता है तो उनमें अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन द्वारा भी अंतर पाया गया है। और जो इनके अंदर आनुवंशिक पुनर्संयोजन होता है वो क्रॉसिंग ओवर द्वारा होता है, तथा इनमें राइबोसोम 80S प्रकार के साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं और 70S प्रकार के ऑर्गेनल में प्रेजेंट होते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो सारे कोशिकांग है जो हमने देखे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम जैसे आत्मघाती थैली है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावरहाउस है, जो प्रत्येक प्रकार के रोल हम आगे कक्षाओं में इनको अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक था सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स में अंतर। उनको हमने देखा कि कोशिकाओं को कैसे बांटा गया है, जो एक इकाई यूनिट सेल में और दूसरों में, पादपों में, जीवों में, प्रोटिस्टा मोनेरा के अंदर किस प्रकार अंतर होता है, उनको आगे अपन ने किस प्रकार से विभेदित किया गया है, ये मुख्य रूप से अंतर होते हैं। और अगली कक्षाओं के अंदर अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत अपन प्लाज्मा भित्ति कैसे कार्य करती है, सेल मेम्ब्रेन किस प्रकार का होता है। सेल मेम्ब्रेन में आगे अपन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे, दैट वाज प्रपोज्ड बाय सिंगल एंड निकोलसन बाय 1972। उसके अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोला जाता है कि उसके अंदर टाइल्स के रूप में या एक द्रव्य के रूप में, अर्धद्रव के रूप में भी उपस्थित होती है झिल्ली, जिसको क्रॉसी मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या अर्धद्रव भी बोलते हैं। और इसके पश्चात अपन देखेंगे कि इनके अंदर जो लिपिड की बाइलेयर है पेप्टिडोग्लाइकन से, उनसे अणुओं का आदान प्रदान कैसे होता है, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे CO2 का हो, गैसों का विनिमय हो, आयन का एक्सचेंज हो, सोडियम पोटेशियम पंप हो, और दूसरे बड़े आयनों का, प्रोटीन और अणुओं का विनिमय कैसे होता है। उनके लिए अगर ऊर्जा की आवश्यकता है नहीं है, अगर ऊर्जा ATP के रूप में अगर खर्च होगी तो उसके अंदर अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सेल, एक सेल से दूसरे सेल में अणुओं का एक दूसरे के अंदर विभाजन होगा। और इसके अंदर ये भी आगे देखेंगे कि कोशिका झिल्ली के अंदर मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कितना प्रतिशत होता है, पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है, कैसे होते हैं, किस प्रकार अणु उसके आपस में विभेदित होते हैं, और इसके लिए किस प्रकार ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये हम आगे जाके कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी हमने अपना जनरल इंट्रोडक्शन दिया है कि जीवों को मुख्य रूप से किस प्रकार से विभेदित किया गया है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है, इनका विभेदन का आधार क्या है, कौन कौन से जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, कौन से जीवों में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, तथा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट में मुख्य रूप से अंतर क्या है, चाहे वो हिस्टोन प्रोटीन का हो, चाहे वो डीएनए का हो, चाहे प्लाज्मिड का हो, चाहे सेल वॉल का हो या फिर न्यूक्लियस का हो।
तो ये मोटे मोटे तौर पर हमने देखा। और गमन के लिए जैसे आपको बताया भोजन की आवश्यकता और उसके अनुरूप इनमें गमनांग विकसित हुए, जबकि अन्य जीवों में नहीं होते। जैसे पादप वगैरह में गमनांग नहीं होते, वो एक ही जगह स्थिर होते हैं, सेसाइल होते हैं। ठीक है जी, जैसे सोलेटरी और उसी प्रकार से बाकी कॉलोनी फॉर्म का आगे आगे आएगा। जैसे जैसे जीवों का देखें, कुछ जीव होते हैं जैसे आप अगली कक्षा में पढ़ोगे बॉटनी के अंदर भी, जैसे जीवों के अंदर एक समसूत्री विभाजन द्वारा बहुत सारी कोशिकाओं का विभाजन होता है और वो सारी कोशिकाएं मिलकर अन्य जीव बताती है। तो इसमें अपवाद स्वरूप खाली माइकोप्लाज्मा है और ये आपको ध्यान रखना है। और ह्यूमंस के अंदर यहाँ पे दिख रहा है जीवों के अंदर अनुपस्थित होती है। ठीक है, ये इनका मुख्य अंतर है। और आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसको फर्दर पढ़ते रहेंगे।